हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। स्वागत है एक बार आपका फिर। तो पिछली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। उस पिछली वीडियो में अपने लगभग 5 ट्रांसफॉर्मर 20-22 मिनट में पढ़े थे। तो आई होप कि कोई चीज नहीं रह गई होगी। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखा करें, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो आगे से आगे लाते रहेंगे, ठीक है। तो आजकल आप सभी जानते हैं कि नया क्वेश्चन बस मिलने की देर है तो वो आईटीआई की सिलेबस में अपने आप आ जाता है। एक्चुअल में वो सिलेबस में हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आईटीआई का सिलेबस बीटेक से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों के पास कुछ रह तो गया नहीं है। इधर उधर से नया कोई आ गया तो बस ठीक है, वो सिलेबस के अंदर ही जुड़ जाता है। तो ऐसा ना करें, एक क्राइटेरिया एक सिलेबस होता है, उस चीज से पढ़े, ठीक है। बाकी ज्ञान बढ़ाना है तो और भी बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो बात कर रहे हैं अपने आज ट्रांसफॉर्मर के ऐसे दो ट्रांसफॉर्मर की जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और होते दोनों ट्रांसफॉर्मर ही है, पर आपको सबसे ज्यादा उनमें क्या होता है, डाउट होता है कि यार पावर ट्रांसफॉर्मर कौन सा जिसे अपने शक्ति परिणामित्र कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कौन सा जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, वितरण ट्रांसफॉर्मर या वितरण परिणामित्र के नाम से जानते हैं। तो भैया पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में ऐसा क्या डिफरेंस है तो दोनों ट्रांसफॉर्मर, सिद्धांत भी दोनों का एक है, देते भी दोनों आउटपुट है। तो भैया कारण क्या है इन दोनों का ऐसा नाम रखने में, पावर ट्रांसफॉर्मर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो भैया समझना, यहां पर मैं पावर ट्रांसफॉर्मर लिखता हूं, यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लिखता हूं। समझना, क्या समझना है, यह समझना है कि एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्या ले लिया एग्जाम्पल, ये मेरी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। बिना प्राइमरी सेकेंडरी में ये तय नहीं कर सकता कि मेरा कौन सा स्टेप अप है और कौन सा डाउन है। ये बात याद रखना। आप ट्रांसफॉर्मर की बिना किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी तय किए आप एचटी एलटी उच्च तनाव निम्न तनाव तय कर सकते हो, पर यह नहीं तय कर सकते कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो बात को समझना, यहां पर मैं ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं, ये इसकी प्राइमरी सेकेंडरी। तो यहां क्या हुआ, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी लिख दी, ध्यान से देखो, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी लिख दी तो ये अपना क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया। ये अपना क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया। और ये अपना क्या होगा, स्टेप अप हो गया। तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां से आपको ये याद रखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होगा हमेशा स्टेप डाउन होता है। आपकी गली नुक्कड़ चौराहे के सबसे घर के नजदीक लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर या आपके घर के ट्रांसफॉर्मर जो आपके नजदीक है, जहां से अपने घर में सप्लाई आ रही है ना, उस ट्रांसफॉर्मर को वितरण ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। और आपके घर के पास जो सप्लाई आ रही है ना, वो आपकी 11,000 से आपको किस तरह में दे रहा है, 415 में दे रहा है। अगर किसी चक्की फ्लोर मिल या 3 फेज इंडस्ट्री अगर आपके आसपास है तो उस ट्रांसफॉर्मर से अगर वहां सप्लाई जा रही है तो वहां आर वाई बी और न्यूट्रल जा रहा है। और अगर आपके घर में सप्लाई आ रही है तो किसी भी एक फेज और एक न्यूट्रल से आ रही है। तो यहां से आप इस चीज को समझना कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हमेशा स्टेप डाउन होता है, क्योंकि आपको जो सप्लाई चाहिए वो क्या चाहिए, 230 या 415। अगर 3 फेज है तो 415, अगर नहीं तो 230। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अब यहां पर आपको सिंगल फेज 3 फेज चाहिए तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पहली बात तो स्टेप डाउन ही होता है। और दूसरी बात उसके नंबर आपने देखना, डाटा प्लेट के ऊपर ऐसी चीजें लिखी होती है डी वाई एन, यहां आपको मिलने को मिलेगा वाई डी डी डी, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो भैया डी का मतलब होता है डेल्टा, वाई का मतलब होता है स्टार, एन का मतलब होता है न्यूट्रल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फिक्स एंड फाइनल चीज अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल फेज और 3 फेज मिल रही है तो इस चीज को याद रखना, उसकी डाटा प्लेट में डी वाई एन लिखा होगा, डेल्टा, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टार और न्यूट्रल, यानी कि सिंगल फेज 3 फेज दोनों मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। उसके अलावा इसका साइज क्या होता है, छोटा, और रेटिंग भी क्या होती है, कम। यानी कि साइज और क्षमता इसकी कम होती है इसके मुकाबले। इसकी साइज और क्षमता, इसकी साइज ज्यादातर एमवीए में लिया जाता है, यानी कि कई 100 केवीए या फिर एमवीए मेगा वोल्ट एम्पियर, और इसका सिर्फ केवीए, यानी कि बहुत कम साइज, छोटा होता है इसका बहुत ज्यादा होता है। इसका मिनिमम इंडिया के अंदर 10 केवीए से स्टार्टिंग हुई थी। तो अब बात करेंगे इसकी। तो इसके अंदर देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों हो सकता है। इसके अंदर स्टेप डाउन है, इसके अंदर क्या होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बात समझना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझना, ये मेरा उत्पादन केंद्र है, ये मेरा घर है,
अब उत्पादन हुई 11 केवी। कितनी हुई, बात को समझना, उत्पादन जो मेरी हुई वो हुई 11 केवी। क्या मैं इस 11 केवी को घर पे ले आऊंगा क्या? नहीं, आखिरकार आएगी मेरे घर के पास 11 ही केवी। पर समझना कि यहां से जो तार निकलेगी वो 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। अब यहां बढ़ाया क्यों? क्योंकि 11 को मान लो मैंने 220 केवी में कन्वर्ट कर दिया, 220 केवी स्टेप अप कर दिया। अब यहां पर मान लो कोई जीएसएस आ गया। क्या आ गया? जीएसएस। ग्रीव स्टेशन में क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। क्या होगा? मान लो स्टेप डाउन मैंने इसको 33 में कर दिया, अब 33 वाली मेरे घर के पास आई। अब देखो यहां पर स्टेप अप किया था, यहां स्टेप डाउन किया है, पर मेरे घर के पास जो 11,000 आएगी वो हमेशा स्टेप डाउन ही करेगा। क्या करेगा? स्टेप डाउन करेगा। और हमेशा उसकी प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार में होगी, क्योंकि मेरे को घर में अगर सिंगल फेज चाहिए तो एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। तो देखो पावर ट्रांसफार्मर, ये भी पावर ट्रांसफार्मर है और ये भी पावर ट्रांसफार्मर है, पर ये जो मेरे घर के पास था वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं भैया, इन बातों को समझ लेना, अन्यथा ऐसे कैसे रह जाओगे। बात को ये देना कि यहां से स्टेप डाउन नहीं किया क्या? स्टेप अप। क्योंकि स्टेप अप करने से वोल्टेज बढ़ी, करंट घटा तो लॉसेस घटे को खर्चा घटा, कंडक्टर पतला मोटा, मतलब कहने का कि खर्चा घटा, स्टेप अप किया। यहां पर मैंने क्या किया? स्टेप डाउन किया। तो ये थोड़ी है कि स्टेप डाउन कर दिया तो ये वितरण ट्रांसफार्मर हो जाएगा, नहीं। यहां पर भी कौन सा होगा? पावर ट्रांसफार्मर। पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर डायरेक्ट लोड जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? लोड। यहां पर ये ट्रांसफार्मर था, मैंने यहां से सीधी मेरे घर में सप्लाई ले ली ना, तो मैं यहां कह सकता हूं कि मेरे घर में यहां डायरेक्ट लोड जो जुड़ा था, जिस ट्रांसफार्मर पे जुड़ा था, वो मेरा ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरा जो ट्रांसफार्मर जीएसएस में था या उत्पादन में जहां स्टेप अप हो रही थी, सीधी बात, ट्रांसमिशन यानी कि पारेषण लाइनें जो होती हैं, पारेषण में ट्रांसमिशन में जो यूज किए जाते हैं वो आपके कौन से होते हैं? पावर ट्रांसफार्मर। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर डायरेक्ट लोड होता है। याद रखना, आपके पावर ट्रांसफार्मर पे कभी भी सीधा घर का लोड, फैक्ट्री का लोड नहीं जुड़ा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आपके घर का लोड जिस ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट जुड़ा होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी भी पावर ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट लोड होता ही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। तो याद रखना, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों हो सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर, पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। यहां पर देखो डेल्टा स्टार हो सकता है या डेल्टा हो सकता है, उसके बाद फिर डेल्टा स्टार है। भैया बातों को समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। मैं यहां पर बता देता हूं। अब पावर ट्रांसफार्मर, यहां मैं लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, स्टेप डाउन, ये पावर ट्रांसफार्मर, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ क्या होता है? स्टेप डाउन। यहां स्टार, डेल्टा यहां पर डेल्टा स्टार। इसे मैं डी और वाई एम लिख सकता हूं। इसे मैं क्या लिखता हूं? वाई डी, और मैं लिखता हूं डी डी। ठीक है, तो ये कुछ बातें। उसके बाद अब एक बात याद रखना, मेरा अगर मैं घर वाले ट्रांसफार्मर की बात करता हूं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मान लो यहां पर 10 घर हैं, 10 घरों में से एक घर में 2 एसी 2 कूलर चल रहे हैं, एक घर में 1 एसी 1 कूलर चल रहा है, एक घर में 3 एसी 10 कूलर चल रहे हैं, एक घर में 10 कूलर 10 एसी चल रहे हैं। तो हर जगह लोड क्या है? कम ज्यादा। क्या है? कम ज्यादा। अब देखो घरों में लगभग 24 आवर्स क्या जाती है? सप्लाई। 24 अगर सप्लाई जाएगी, इसका मतलब प्राइमरी में 24 आवर क्या है? करंट है। 24 आवर करंट है यानी कि एम्पियर है और इसके अंदर टर्न है यानी कि 80 एम्पियर टर्न, यानी कि एम्पियर टर्न मात्रक होता है एमएमएफ, यानी कि एमएमएफ 24 आवर्स है। 24 अगर एमएमएफ है तो इसकी कोर में 24 आवर्स क्या रहेगा? आयरन लॉस रहेगा। क्या रहेगा? आयरन लॉस रहेगा। तो याद रखना, इस ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को हमेशा क्या किया जाता है? कम किया जाता है। और कॉपर लॉस लोड पे डिपेंड करता है, क्योंकि आई स्क्वेयर आर है, मेरा लोड घटेगा, रजिस्टेंस धारा का मान घटता बढ़ता रहता है। इसका मतलब यहां पर लोड फिक्स नहीं रहता। ऐसे थोड़ी फिक्स है कि हर घर में 10 पंखे, 10 कूलर, 10 एसी, 10 टीवी ही चलेंगे। किसी के अंदर 2-2 चलते हैं, किसी के 1-2 चलता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यहां पर लोड फिक्स नहीं होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सीधा हमेशा डायरेक्ट लोड होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब सीधा लोड जुड़ा होता है। यहां पर बात करता हूं
स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मान लो, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो मेरे घर का कोई लोड यहां नहीं जुड़ा, मान लो 11 उत्पन्न हुई, 11 को 440 केवी में कर दिया, 440 जार, तो कहने का मतलब यहां पर डायरेक्ट लोड डीएल डायरेक्ट लोड नहीं होता, यहां डीएल डायरेक्ट लोड होता है। दूसरी बात, इसकी दक्षता 100% होती है, इसकी दक्षता 100% मतलब समझना 100% होती है, मतलब लोड 100% हो तब इसकी दक्षता उच्च होती है। उच्च दक्षता 100% पर लेंगे इसकी, पर इसकी 50 से 70% पर लेंगे, 50 से 70% पर लेंगे। तो भैया यहां पर आप ये चीज समझ चुके हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना उसमें 24 घंटे करंट रहेगा, टर्न रहेंगे, एम्पियर टर्न रहेगा तो एमएमएफ रहेगा तो कोर में फ्लक्स 24 घंटे रहेगा, फ्लक्स में 24 घंटे फ्लक्स रहेगा कोर में, तो कोर लॉस या आयरन लॉस अपने कह सकते हैं वो भी 24 घंटे रहेंगे, तो उन्हें कम किया जाता है। अगर यहां की बात करें, यहां पर लोड क्या है, 24 आवर जुड़ा है, करंट की रेटिंग और लोड जो आपका फिक्स है, लोड फिक्स है तो इसके अंदर कॉपर लॉस क्या है, फिक्स है, कॉपर लॉस क्या है, फिक्स है। हालांकि इसके अंदर कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों 24 घंटे होते हैं, पर देखो आयरन लॉस तो फिक्स होता है, यहां कॉपर लॉस क्या है, कम ज्यादा हो रहा है, पर यहां पर कॉपर लॉस फिक्स है। अगर मान लो मैं कह दूं 1000 वाट का कॉपर लॉस यहां हो रहा है फुल लोड पे, तो लोड कम ज्यादा होने से लॉसेस कम ज्यादा होंगे, पर यहां पर आयरन लॉस तो क्या है, फिक्स है ही, पर कॉपर लॉस क्या है, वो बिल्कुल फिक्स है, फुल लोड पर फुल कॉपर लॉस। देखो मान लो आयरन लॉस 10 है, फुल लोड पे कॉपर जो लॉस है वो मान लो 1000 वाट है, तो यहां पर कॉपर लॉस तो 24 घंटे लोड रहेगा 100%, यहां तो लोड कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये लोड कम ज्यादा होने से कॉपर लॉस तो कम ज्यादा होगा यहां पर यहां पर कॉपर लॉस फिक्स रहेगा, तो यहां पर क्या किया जाता है, कॉपर लॉस को कम किया जाता है। पहली बात, अगर मैं अनुपात की बात करूं, किसकी, अनुपात की, तो याद रखना दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं यहीं पे, आपके इस ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस, इधर भी बात कर लेता हूं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, यहां पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस का अनुपात 1:1 होता है, क्योंकि 24 आवर्स दोनों एक्टिव रहते हैं और 100% आपका लोड होता है, तो दक्षता कितने परसेंट लोड पे ली जाती है, फुल लोड पे ली जाती है इसकी उच्चतम दक्षता, पर इसकी उच्चतम दक्षता याद रखना यहीं पे बता देता हूं 50 से 70%, इसकी फुल लोड जो दक्षता ली जाती है, यानी उच्चतम दक्षता जो ली जाती है 50 से 70% लोड पर ली जाती है, क्योंकि ये कभी फुल लोड नहीं माना जाता, इस पे कभी फुल लोड नहीं होता। आप समझदार हो यार, घरों में लोड कौन सा फुल होता है या कौन सा अपने कह सकते हैं कि फिक्स रहता है। यहां पर 1:3 रहेगा, यहां पर 1:3 रहेगा, दोबारा समझ लो, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, इसके अंदर आयरन लॉस तो है फिक्स और कॉपर लॉस लोड पे कम ज्यादा हो रहा है, इधर आयरन लॉस कॉपर लॉस दोनों फिक्स है, पर कोर में होने वाला लॉस मान लो सेम, अगर इसके अंदर 100 है तो 100 ही रहेगा, फिक्स है, पर इसके अंदर कॉपर लॉस कम ज्यादा अगर होता तो वो होता किससे, अगर डायरेक्ट लोड होता, पर डायरेक्ट लोड तो है नहीं, तो इसके अंदर कॉपर लॉस भी फिक्स है, तो भैया कॉपर लॉस को यहां कम किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, आयरन लॉस को कम किया जाता है, कॉपर लॉस तो अपने आप कम ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, आयरन लॉस यहां पर 1:1 होता है, पर कॉपर लॉस 3:1 माना जाता है, 1:3 रेशियो है, बहुत बार पूछा गया है। यहां अगर बात करें तो यहां पर 1:1 होता है, क्योंकि दोनों क्या 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन, देखो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, मैं इसका ये कहना चाह रहा हूं कि वोल्टेज अपने उसको बोलते हैं सहिष्णुता, टॉलरेंस, कमी ज्यादा, प्लस माइनस जिसे बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कभी भी 4 से 9% से ऊपर नहीं होती कमी, यहां पर 6 से 10% तक हो सकती है, क्या है, 6 से 10% तक हो सकती है। यार इंडिया के अंदर की छोड़ो, आप अगर स्पष्ट कह रहा हूं, ये एक नियम है आई इलेक्ट्रिसिटी का कि 12% से ऊपर कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी जो डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कूलिंग मेथड की बात करें तो भैया पावर ट्रांसफार्मर साइज में बड़ा, रेटिंग में बड़ा, उसको आउटडोर रखा जाता है, छतों के नीचे तो रख ही नहीं सकते इसको, फिर भी छतों के नीचे रख सकते हैं, ये इंडोर आईडी इंडोर रखा जा सकता है, पर इसको क्या रखा जाता है, हमेशा आउटडोर रखा जाता है। भैया इतना बड़ा ट्रांसफार्मर। अब अपने कूलिंग की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, कूलिंग जो होती है कई प्रकार की होती है, यहां पर सिर्फ ऑयल नेचुरल और यहां क्या है, एयर नेचुरल, ONAN, दो ही ये फिक्स है, यहां पर ऑयल नेचुरल होगी और एयर नेचुरल होगी, पर यहां पर भैया बड़ा ट्रांसफार्मर है तो यहां पर ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ऑयल नेचुरल
एयर फोर्स्ड, या फिर अपने कह सकते हैं एयर फोर्स्ड और ऑयल नेचुरल। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर पंखे रेडिएटर होते हैं जो हवा को क्या करते हैं। देखो एक होता है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड, क्या होता है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड। यार सिंपल सी बात बता दूं कि इसकी रेटिंग कम है, ठंडा जल्दी हो जाएगा भैया। बड़ा ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, इसको ठंडा करने के लिए पानी के झरोखे दिए जाते हैं अंदर से वाटर फोर्स्ड, या फिर रेडिएटर या पंखों से ठंडी वायु दी जाती है, फाउंडेशन के चारों ओर गड्ढा खोद के पानी ठंडा देके उसमें भी, मतलब ये विधियां हैं। ONAN ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, यहां पर क्या है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड यानी कि एयर फोर्स से, ऑयल नेचुरल पर वाटर फोर्स्ड यानी कि पानी फोर्स्ड से। भैया ये कुछ बातें थी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। आपको पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं रह गई होगी जो आपको यहां पर मैंने ना बताई हो। आई होप, आशा करता हूं अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।